Hello friends, welcome back to our channel Study Time and myself Ved Prakash। इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज में आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। मतलब कि जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसके बारे में आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे एंड उसके बारे में आज जानेंगे। जो पार्लियामेंट होता है इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ इंडिया। एंड जो पार्लियामेंट होता है उसके तीन स्तंभ होते हैं। पहला होता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि इंडिया के प्रेसिडेंट। सेकंड इज लोकसभा, मतलब कि जो लोअर हाउस होती है जिसे कहते हैं हाउस ऑफ द पीपल। एंड तीसरा होता है यहाँ पे राज्यसभा, जो कि होता है अपर हाउस, जिसे बोला जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट। तो जो प्रेसिडेंट होता है, द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू समन एंड प्रोपोगेट आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और टू डिसॉल्व लोकसभा। मतलब कि जो प्रेसिडेंट होता है उनके पास पावर होता है समन करने का और डिसॉल्व करने का लोकसभा को। द टू हाउस मीट इन सेपरेट चेम्बर इन दी संसद भवन। मतलब कि जो ये दोनों हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों अलग अलग चेम्बर में मिलते हैं। वो कहाँ पर होता है? संसद भवन में। तो चलिए जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। तो सबसे पहले जो लोकसभा होता है उसे कहा जाता है लोअर हाउस और जो राज्यसभा होता है उसे बोला जाता है अपर हाउस। लोकसभा का जो टर्म होता है, कार्यकाल होता है, वो 5 साल का होता है। एंड जो राज्यसभा है उसका जो कार्यकाल है वो परमानेंट बॉडी होती। पहली बात तो ये हमें पता होना चाहिए। और 1/3 मेंबर ऑफ रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। और जो इनके मैक्सिमम होता है टर्म होता है, मतलब कि इनका काल होता है, समय काल, वो होता है 6 साल का। ओके, हर दूसरे साल में यहाँ पर 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। जो लोकसभा होती है लोअर हाउस होता है बट पावर इसकी हाई रहती है। ओके, क्योंकि ये क्या होता है, लोगों के द्वारा चुनी गई होती है। ठीक है, वहीं जो राज्यसभा होती है वो होती है लेस पावर। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहला, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। वहीं अगर हम राज्यसभा की बात करें तो मैक्सिमम चीजें आपको मैच कर रही होंगी लोकसभा की तरह, जैसे कि सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड सेकेंड इज मिनिमम एज, जो कि 30 ईयर है यहाँ पर। बल्कि लोकसभा में क्या था, 25 ईयर, एंड राज्यसभा में क्या है, 30 ईयर। एंड लोकसभा की तरह राज्यसभा में साउंड माइंड चाहिए एंड नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट चाहिए। अब बात कर लेते हैं स्पीकर की। तो लोकसभा में क्या होता है, स्पीकर होता है जो कि रूलिंग पार्टी का होता है। और वही बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में चेयरमैन होता है और चेयरमैन होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। लोकसभा में जो डिप्टी स्पीकर होता है वो अपोनेंट पार्टी का होता है। और वहीं पर अगर बात करें राज्यसभा में तो डिप्टी चेयरमैन होता है, वो होता है किसी भी पार्टी का, एनी पार्टी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फिक्स नहीं होता है कि जो पार्टी रूलिंग कर रही है उसी के ही यहाँ पर मेंबर्स ज्यादा हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हर सेकेंड ईयर में 1/3 मेंबर रिटायर होते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं लोकसभा की। मतलब कि लोकसभा के मेंबर्स कितने नंबर ऑफ मेंबर रहेंगे, देयर आर 552 मेंबर। ओके, तो लोकसभा में टोटल जो मेंबर के नंबर होते हैं वो होती है 552, जिसमें से जो 2 सीटें होती हैं वो नॉमिनेटेड की जाती हैं, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। और वो लोग कौन होते हैं, एंग्लो इंडियन। हम लोगों ने प्रेसिडेंट के चैप्टर में इसे पढ़ा था कि जो 2 सीटें हैं वो प्रेजेंट टाइम में कौन कौन है। तो आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में कौन 2 एंग्लो इंडियन है जिन्हें प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया हुआ है लोकसभा में। एंड यहाँ पे यह है कि इस तरीके से जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो कितने होते हैं, या कि कह सकते हैं क्या, 550 सीट्स जो होती है वो इलेक्शन के थ्रू फिल की जाती हैं। वहीं अगर बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में जो टोटल मेंबर होते हैं वो होते हैं 245, जिसमें से जो 12 सीट होती है वो नॉमिनेट की जाती है प्रेसिडेंट के थ्रू, जो कि किसी स्पेशल नॉलेज हो किसी स्पेशल फील्ड में। तो इस तरीके से अगर इलेक्शन के थ्रू, मतलब यहाँ पे अगर किसी को रखा जाता है तो टोटल सीट होती है 233 सीट्स। ओके, एंड जो अब बात कर लेते हैं लोकसभा की, कि लोकसभा में जो करंट स्ट्रेंथ है वो है 545 मेंबर। ओके, तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा। चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा। तो जो मनी बिल है और फाइनेंशियल बिल कैन ओनली ओरिजिनेट इन लोकसभा। तो लोकसभा में मनी बिल और फाइनेंशियल बिल को ओरिजिनेट किया जा सकता है, बट इन केस ऑफ मनी बिल द राज्यसभा रिकमेंड कर सकती है लोकसभा को। बट वो बात अलग है कि लोकसभा उस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे या ना करे। ऑल्सो मनी बिल मस्ट बी पास्ड बाय द अपर हाउस विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। यहाँ पे बताया गया कि राज्यसभा से 14 दिन के अंदर उस मनी बिल को पास कर देना चाहिए, अदरवाइज जो मनी बिल है वो ऑटोमेटिक डेमिट हो जाता है और वह पास हो जाता है हाउस से। एंड तो इस तरीके से जो लोकसभा के पास पावर होती है इन कंपैरिजन टू राज्यसभा वो ज्यादा अच्छी होती है मनी बिल को लेकर के। एंड जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो कि लोकसभा में होते हैं
वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओनली इन लोकसभा, एंड हेंस द कॉन्फिडेंस एंड नॉन कॉन्फिडेंस जो मोशन होता है वो इसीलिए लोकसभा में आता है। एंड स्पेशल पावर में ये भी है कि अंडर आर्टिकल 352 द लोकसभा इन ए स्पेशल सिटिंग कैन disapprove the continuance of the national emergency proclaimed by the president even if the Rajya Sabha rejects such as a resolution। तो आर्टिकल 352 में बताया गया कि जो लोकसभा होता है वो स्पेशल सेटिंग को डिसअप्रूव कर सकती है, मतलब मना कर सकती है किसी भी नेशनल इमरजेंसी में जो कि प्रेसिडेंट द्वारा कराई गई हो, ठीक है। बट ये राज्यसभा क्या है, रिजेक्ट नहीं कर सकती उस रिजोल्यूशन। चलिए बात कर लेते हैं 3 सेशंस इन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो 3 सेशन है उनके बारे में। तो पहला सेशन होता है बजट सेशन जो कि फरवरी और मई में आता है। दूसरा होता है मानसून सेशन जो कि जुलाई और सितंबर में होता है। और फिर आता है विंटर सेशन जो कि नवंबर और दिसंबर में इसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो जो यहाँ पर देयर कैन नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 मंथ बिटवीन दी 2 सेशन। अगर 2 सेशन के बीच में कभी भी 6 मंथ से ज्यादा का गैप नहीं किया जा सकता है। देयर शुड बी मिनिमम 2 सेशन इन अ ईयर, मतलब कि साल में अगर ये 3 सेशन है इसमें से 2 सेशन होना कंपलसरी है। ओके, इफ एनी मेंबर इज absent फ्रॉम दी सभा विदाउट एनी एप्लीकेशन फॉर मोर देन 60 days देन हिज सीट विल बी टर्मिनेटेड। मतलब कि ये है कि अगर कोई मेंबर किसी भी सदन में 60 दिन से ज्यादा का absent है और बिना किसी एप्लीकेशन के अगर वो absent है तो उसकी सीट वहां पर उसकी खत्म हो जाती है, मतलब वो अपने पद पर नहीं रह पाता है। इफ एनी सच मेंबर इज मेड अ मिनिस्टर, अगर कोई व्यक्ति अगर मिनिस्टर बनता है और वह हु इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस, और वह किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, तो उसको 60 महीने के अंदर किसी भी हाउस का मेंबर बनना जरूरी है, अदरवाइज वो मिनिस्टर नहीं रह पाएगा। तो इसका अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जब नरेंद्र मोदी जी की पहली सरकार आई थी 2014 में, तो उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली जी, वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं थे, बट फिर भी वो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इसलिए उन्हें राज्यसभा में 60 मंथ के अंदर ही उन्होंने मेंबरशिप पा लिया था और वो मिनिस्टर आगे कंटिन्यू रहे। पार्लियामेंट में एक टर्म आता है कोरम, तो जिसका मतलब होता है इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द फंक्शनिंग ऑफ द हाउस। इसका मतलब होता है कि एक हाउस में कितने मिनिमम मेंबर होने चाहिए जिससे कि उस हाउस के काम को करा जा सके। तो इसके लिए होता है 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर। अगर किसी हाउस में, अगर एग्जांपल समझे, अगर किसी हाउस में टोटल मेंबर की अगर स्ट्रेंथ है 245, तो उसका 1/10 कितना हो जाएगा 24.5। इसका मतलब राउंड फिगर अगर किया जाए तो 25। इसका मतलब यह है कि 25 मेंबर अगर मिनिमम होंगे तभी उस हाउस के फंक्शनिंग किया जा सकता है, अदरवाइज वो हाउस पे वर्क नहीं किया जा सकता है। ओके, अगर वही बात करें लोकसभा में, अगर लोकसभा में टोटल मेंबर कितने होते हैं 552, अगर उसका 1/10 निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 55.2। इसका मतलब राउंड फिगर में 55 कह सकते हैं। तो 55 मेंबर होना जरूरी है तभी लोकसभा की कार्रवाई हो सकती है। चलिए बात कर लेते हैं ऑर्डिनेंस की। तो 2 टाइप के ऑर्डिनेंस होते हैं, एक होता है सेंट्रल ऑर्डिनेंस जिसे आर्टिकल 123 में मेंशन किया गया है, एंड सेकंड ऑर्डिनेंस होता है स्टेट ऑर्डिनेंस जिसे आर्टिकल नंबर 213 मतलब 213 में मेंशन किया गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंट्रल ऑर्डिनेंस की। तो सेंट्रल ऑर्डिनेंस में होता है इफ लोकसभा एंड राज्यसभा आर absent इन हाउस देन प्रेसिडेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक लॉ इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई है और उस दौरान लोकसभा एंड राज्यसभा हाउस में absent है, तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट कोई भी लॉ बना सकते हैं, बट जो लॉ रहेगा वो केवल और केवल 6 मंथ के लिए ही वैलिड रहता है। और विद इन 6 मंथ लोकसभा एंड राज्यसभा हैव टू रिस्पॉन्सिबल एंड आफ्टर रीअसेंबलिंग विद इन अ 6 वीक दे हैव टू पास द बिल टू मेक इट एज अ लॉ एल्स इट इज नॉट अ लॉ। ओके, यहाँ पे बताया गया है कि 6 महीने के अंदर ही हमें क्या करना पड़ेगा, लोकसभा एंड राज्यसभा को रीअसेंबल करना पड़ेगा, और रीअसेंबल करने के बाद 6 वीक के अंदर ही हमें उस बिल को पास करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लॉ नहीं रह पाएगा। तो इसको अगर याद करना हो तो याद कर सकते हैं कैसे, क्योंकि जो आर्टिकल नंबर कितना है 123, अगर 1 2 3 को ऐड किया जाए तो 6 मंथ आते हैं, मतलब 6 मंथ वैलिडिटी है, और 6 वीक के अंदर ही लोकसभा और राज्यसभा से उस बिल को पास कराना होता है और उसको लॉ में कन्वर्ट कराना होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं स्टेट ऑर्डिनेंस की। एंड स्टेट ऑर्डिनेंस भी बिल्कुल सेंट्रल ऑर्डिनेंस की तरह ही है कि विधानसभा एंड विधान परिषद अगर absent है सभा में, और गवर्नर क्या करेगा इमरजेंसी कंडीशन में
एक लॉ को बना देगा और वो केवल लॉ 6 मंथ तक ही वैलिड रहता है और 6 मंथ के अंदर ही विधानसभा एंड विधान परिषद को रीअसेंबल होना पड़ेगा एंड आफ्टर रीअसेंबलिंग विद इन अ 6 वीक दे हैव टू पास द बिल। मतलब कि रीअसेंबल होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर ही उस बिल को पास करना पड़ेगा और लॉ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज वो लॉ नहीं बन सकता है। तो अगर इसको भी याद करना तो इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हम लोगों ने सेंट्रल ऑर्डिनेंस में याद किया था कि आर्टिकल नंबर क्या है इसका 213। तो इसको अगर सम किया जाए 213 को तो 6 मंथ वैलिडिटी आ जाता है और 6 वीक के अंदर विधानसभा एंड विधान परिषद को हमें रीअसेंबल करके लॉ को पास कराना पड़ता है। तो ये क्या था हमारा ऑर्डिनेंस। चलिए बात कर लेते हैं कास्टिंग वोट को। एंड कास्टिंग वोट को आर्टिकल नंबर 100 में मेंशन किया गया है और ये कास्टिंग वोट होता है दिस इज द स्पेशल वोट। ये एक स्पेशल वोट होता है, किसके पास होता है, विद द स्पीकर ऑफ लोकसभा। मतलब कि ये लोकसभा के स्पीकर के पास होता है एंड इट कैन बी यूज्ड बाय द स्पीकर। और जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो उसे यूज कर सकता है किस कंडीशन में, ओनली व्हेन देयर इज अ टाई सिचुएशन इन दिस सभा। अगर सभा में टाई सिचुएशन हो गई है, मतलब कि दोनों साइड वोटिंग कंडीशन में 50-50 अगर वोटिंग पड़ गई है तो उस कंडीशन में ही जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो अपनी स्पेशल वोट को कास्ट कर सकता है। अब बात कर लेते हैं प्रोटेम स्पीकर की। एंड प्रोटेम स्पीकर को आर्टिकल नंबर 100 में मेंशन किया गया है। एंड प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, इट इज अ टेम्परेरी पोस्ट विच इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। ये एक टेम्परेरी पोस्ट होता है जिसे अपॉइंट करते हैं कौन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड द मेन वर्क इज टू एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर। तो इनका काम क्या होता है, जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर होते हैं किसी भी सभा के, उनको ओथ दिलाने का काम रहता है। आर्टिकल नंबर 368 में बताया गया है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह रिजिडिटी भी है और साथ ही साथ फ्लेक्सिबल है। मतलब कि बहुत ही ज्यादा रिजिड भी बनाया गया है, साथ ही साथ फ्लेक्सिबल है। अब इस टर्म को यहाँ पे क्यों यूज किया गया है, क्योंकि व्हेन आवर वर्क इज डन बाय सिंपल वोटिंग देन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज टर्म टू बी अ फ्लेक्सिबल। मतलब कि अगर हमारा काम सिंपल वोटिंग से हो रहा है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है। बट आवर वर्क इज डन बाय स्पेशल वोटिंग देन द कॉन्स्टिट्यूशन इज टर्म टू बी अ रिजिड। अगर हमारा वर्क एक स्पेशल वोटिंग से अगर हो रहा है तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिजिड हो जाता है। अब बात कर लेते हैं डेडलॉक की। अब ये डेडलॉक टर्म क्या है, तो डेडलॉक अकर इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। तो जब ऑर्डिनरी बिल होता है तभी ये डेडलॉक आता है। इस केस में क्या होता है, इन दिस joint sitting is conducted in which Lok Sabha and Raj Sabha are made to sit together। तो जो डेडलॉक कंडीशन होती है इस कंडीशन में लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो साथ में बैठते हैं। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो समन्स करते हैं, मतलब कि कॉल करते हैं इस ज्वाइंट सिटिंग को। एंड जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं अटेंड द ज्वाइंट सिटिंग। मतलब कि जो स्पीकर का काम करते हैं, मतलब कि चेयरमैन का काम करते हैं, वो कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर। एंड जो स्पीकर इज अब्सेंट अगर उस समय होते हैं तो जो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा होते हैं वो उसको अटेंड करते हैं। अगर डिप्टी स्पीकर ऑफ भी अब्सेंट है यहाँ पर लोकसभा के तो उस कंडीशन में डिप्टी चेयरमैन जो कि कहाँ के होते हैं, राज्यसभा के, वो इसको अटेंड करते हैं। बट यहाँ पर देखा होगा आपने कहीं पर चेयरमैन मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात नहीं की गई। इसका मतलब यह है कि जो डेडलॉक कंडीशन होती है इस कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। इट मीन टू पास बाय सिंपल मेजोरिटी। इसका मतलब है कि इस कंडीशन में जो सिंपल मेजोरिटी है उसके द्वारा ही बिल को पास किया जाता है। और जो डेडलॉक है इसे इंडिया में टोटल 4 टाइम्स यूज किया गया है। फर्स्ट टाइम डाउरी प्रोविजन बिल जो कि 1961 में आया था, उस कंडीशन में डेडलॉक का यूज किया गया था। फिर आया था बैंक रेगुलेशन बिल जो कि 1978 में आया था, इसमें डेडलॉक का यूज हुआ था। फिर प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट मतलब पोटा जो कि 2002 में आया था, इसमें डेडलॉक का यूज हुआ था। एंड सबसे लास्ट में 4th नंबर पे आता है यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन जो कि 2008 में आया था और ये पास नहीं हो पाया था। इस तरीके से 4 बार हमारा डेडलॉक कंडीशन अप्लाई हुआ है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने साथ में बैठ करके किसी भी बिल को पास किया है और किसी बिल को पास नहीं किया है। मतलब कि यहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन है उसको पास नहीं किया गया था 2008 में। अब बात कर लेते हैं शेड्यूल ऑफ द पार्लियामेंट की। तो पहला शेड्यूल होता है फ्रॉम 11 AM टू 12 PM। इसे कहते हैं क्वेश्चन आवर। तो
तो इसमें क्या कहता है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन होता है स्टार्टेड क्वेश्चन, इन दिस व्हेन देयर इज अ ओरल क्वेश्चन एंड ओरल आंसर, एंड सेकेंड इज अनस्टार्टेड क्वेश्चन व्हेन देयर इज ओरल क्वेश्चन एंड रिटन आंसर। मतलब कि जो स्टार्टेड क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, ओरल क्वेश्चन होते हैं और ओरल ही जो रूलिंग पार्टी होती है वो उसका आंसर देती है। और जो अनस्टार्टेड क्वेश्चन होता है उस कंडीशन में क्या होता है, ओरली क्वेश्चन किए जाते हैं बट जो रूलिंग पार्टी होती है वो उसका आंसर रिटन कंडीशन में देती है। एंड सबसे लास्ट में यहाँ पे जो तीसरा टाइप है क्वेश्चन का वो होता है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, when there is a public question which need to be given a written answer within a 10 day। तो इसमें क्या होता है, पब्लिक क्वेश्चन होते हैं जिन्हें 10 दिन के अंदर लिख करके रूलिंग पार्टी को देना होता है। एंड फिर आता है फ्रॉम 12 PM टू 1 PM, इसे कहते हैं जीरो आवर। इसमें क्या होता है, इन दिस पब्लिक क्वेश्चन इज डिस्कस्ड। इसमें क्या होता है, जो पब्लिक क्वेश्चन होते हैं उनका डिस्कशन होता है। फिर आता है फ्रॉम 1 PM टू 2 PM, ये क्या होता है, लंच आवर होता है। फिर आता है आफ्टर 2 PM, मतलब कि 2 बजे के बाद, मतलब दोपहर में 2 बजे के बाद को कहा जाता है नॉर्मल सिटिंग। एंड नॉर्मल सिटिंग में ही मोशन अकर होते हैं। अब ये मोशंस क्या होते हैं, चलिए उनको जान लेते हैं। बट यहाँ पे कई टाइप के मोशंस हैं, उनको वन बाय वन जानते हैं। तो सबसे पहला मोशन आता है प्रिविलेज मोशन। दिस मोशन इज पास्ड व्हेन wrong information is given by the ruling party above their policies। अगर रूलिंग पार्टी अपनी पॉलिसीज पर रॉन्ग इंफॉर्मेशन मतलब कि गलत इंफॉर्मेशन देता है तो उस कंडीशन में प्रिविलेज मोशन यहाँ पे लागू किया जाता है। फिर आता है कट मोशन। दिस मोशन इज पास्ड व्हेन देयर इज नीड टू रिड्यूस द डिमांड। अगर जो डिमांड है वो ज्यादा लोगों की है, मतलब कि रूलिंग पार्टी की भी हो सकती है या फिर अपोजिशन पार्टी का भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में कट मोशन लाया जाता है और जो डिमांड होती है उनको कम किया जाता है। फिर आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। दिस मोशन इज पास्ड व्हेन इनकैपेसिटी इज शोन अगेंस्ट द होल मिनिस्ट्री। मतलब कि अगर जो हमारी रूलिंग पार्टी होती है उसके खिलाफ जो अपोजिशन पार्टी होती है वो इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाती है। अगर अपोजिशन पार्टी को लगता है कि जो मिनिस्ट्री है उनके पास इनकैपेसिटी है, मतलब उनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो इस सरकार को चला सकते हैं, तो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं और सरकार को गिरा देते हैं। आपको याद होगा जो अटल बिहारी वाजपेयी की जो पहली सरकार थी उस टाइम में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला करके अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को गिरा दिया गया था। फिर आता है कंस्योर मोशन। कंस्योर मोशन में क्या होता है, दिस मोशन इज पास्ड व्हेन इनकैपेसिटी इज शोन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। अगर किसी एक इंडिविजुअल के प्रति अगर आपको इनकैपेसिटी शो कराना है। फिर आता है कॉल अटेंशन। दिस मोशन इज पास्ड व्हेन पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर नीड टू बी डिस्कस्ड। ये तभी लाया जाता है जब कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस को लेकर के कोई डिस्कशन करना हो, तब हम कॉल अटेंशन लाते हैं। एंड जो छठा यहाँ पर आता है वो होता है एडजोर्नमेंट मोशन। दिस मोशन इज पास्ड व्हेन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस मैटर नीड टू बी डिस्कस्ड कीपिंग अ साइड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ हाउस। मतलब कि जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही होती है, मतलब जो नॉर्मल कार्रवाई चल रही होती है हाउस की, उसको किनारे रख करके अगर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर डिस्कशन होना जरूरी है, तब उस केस में एडजोर्नमेंट मोशन को लाया जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कमेटी के। इन कमेटी को टू पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला आता है स्टैंडिंग कमेटी जो कि परमानेंट कमेटी होती है, एंड दूसरा होता है एडॉक कमेटी जो कि टेम्परेरी कमेटी होती है। जो एडॉक कमेटी होती है उसे किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाया जाता है यहाँ पे, और जो स्टैंडिंग कमेटी मतलब कि परमानेंट कमेटी होती है उसको तीन पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला आता है COE, एंड सेकंड इज COPA, एंड थर्ड इज COPU। तो चलिए जान लेते हैं इनको वन बाय वन। तो सबसे पहले आता है कमेटी ऑन एस्टीमेट मतलब कि COE। तो COE में टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और ये सभी जो 30 मेंबर्स हैं ये सभी लोकसभा के होते हैं, एंड इट इज द बिगेस्ट कमेटी। एंड जो ये कमेटी होती है वो सबसे बड़ी कमेटी होती है क्योंकि इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा मेंबर्स वाली कमेटी है ये। दिस कमेटी looks that the amount of money estimated for the work is genuine or not। मतलब कि ये जो कमेटी होती है वो ये चीज देखती है कि अगर किसी काम के लिए अगर कोई भी मनी एस्टिमेट की जा रही है तो वो जेन्युइन है या नहीं। फिर आता है कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट जो कि होता है COPA। तो इसमें टोटल मेंबर्स होते हैं 22, एंड जिसमें से 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। ये क्या कमेटी करती है, दिस कमेटी लुक इनटू द ट्रांजेक्शन दैट कैन बी डन अंडर डिफरेंट हेड या फिर डिपार्टमेंट। तो जो डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनके बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको देखने का काम होता है
कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स। फिर बात कर लेते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब सीओपीयू की। सीओपीयू में भी 22 मेंबर्स होते हैं सीओपीए की तरह ही, एंड इसमें भी 15 लोकसभा से एंड 7 राज्यसभा से होते हैं। एंड इस कमेटी का काम होता है, दिस कमेटी लुक एट द अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड फॉर द वर्क हैज बीन प्रॉपरली यूटिलाइज्ड और नॉट। तो यहाँ पे इस कमेटी का साफ साफ बताया गया है कि इसका वर्क होता है कि अगर किसी काम के लिए अगर कोई मनी डिमांड की गई है, उस जो मनी है वो अमाउंट है उसका प्रॉपरली यूटिलाइज किया गया है या नहीं किया गया है। और जो सीओपीयू होता है वह अपनी रिपोर्ट कैग को सबमिट करते हैं। चलिए बात कर लेते हैं प्रीवियस क्वेश्चन की। एंड हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था हु वाज फर्स्ट अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट MC सेटलवर्ड। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। एंड आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है हाउ मेनी टाइम्स डेडलॉक अप्लाइड इन इंडिया। मतलब कि जो डेडलॉक है जिसमें लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों लोग साथ में बैठ करके किसी भी बिल को पारित करते हैं या फिर कैंसिल करते हैं, तो उसको इंडिया में कितने बार लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज 3, ऑप्शन नंबर सेकंड इज 4, ऑप्शन नंबर थर्ड इज 6, ऑप्शन नंबर 4 इज 10 टाइम्स। तो आप हमें अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।